हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सौंदर्या यस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग प्राचीन भारत में होने वाले आक्रमणकारियों पर अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो प्राचीन भारत में हमारे देश पर शक, कुषाण, यवन का आक्रमण दिखाई पड़ता है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत पर में हमारे देश पर कोई एक आक्रमणकारी नहीं, बल्कि मध्य एशिया यानी चाइना और मिडिल एशिया के क्षेत्र पर रहने वाले कुशक, कुषाण, यवन, हिंद यवन, इन सभी के वन बाय वन आक्रमण होते हुए दिखाई देते हैं। और उन्हीं में एक आक्रमणकारी है जिसको हम कहते हैं कुषाण। क्या कहते हैं दोस्तों? कुषाण कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन कुषाणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुषाणों के बारे में अध्ययन करेंगे और इनकी उपयोगिता को एनालिसिस करेंगे कि हमारे एग्जाम में ये क्यों आते हैं। इनकी उपयोगिता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कुषाण हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है और हमारे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, जो कुषाण वंश था, ये चीन के यूची कबीले से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूची कबीले से संबंधित है। तो पहला ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये कहां से रिलेटेड है? चीन के किस कबीले से संबंधित है दोस्तों? चीन के यूची कबीले से संबंधित है। ये कानूस और निगंसिया में इनका जो प्लेस था, कानूस था। कानूस तथा निगंसिया, कानून और निगंसिया कहां है? ये दोस्तों तटवर्ती चीन है, यानी चीन का सीमावर्ती भाग है। इसी पर इनका क्या था? शासन चलता था। इन दोनों जगह पे ये क्या चलाते थे? शासन चलाते थे। ठीक है, इन दोनों भागों पर इनका शासन चलता था। और यहीं पर दोस्तों हूणों के द्वारा, हूण कौन थे? हूण भी एक आक्रमणकारी है। इनका भारत पर भी आक्रमण हुआ है। किसके समय दोस्तों? स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त को हुरों का समूल नाशक बोला जाता है। हुरों हुरों ने क्या किया? इन पर आक्रमण किया और पराजित किया। और जब हुरों के आक्रमण से पराजित होते हैं दोस्तों, तो ये जो कुषाण थे, ये यहां से तो डिफीट हो गए। अब ये भारत की ओर रुख करते हैं और कहां जाते हैं? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आते हैं। और जब इस भाग पर आते हैं, आक्रमण करते हैं, तो इस भाग को ये क्या कर लेते हैं? कब्जा। और कब्जा करके प्रथम अंतरराष्ट्रीय राज्य की स्थापना करते हैं। पहला काम क्या करते हैं? प्रथम अंतरराष्ट्रीय राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से
एक कुषाणों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये कहां से आए, किस तरह से इनका उद्भव हुआ, इनके बारे में हमने फोकस किया कि ये कहां से शुरू हुए और ये कहां तक आए। अब हम लोग इनसे आगे की कड़ी को देखेंगे कि आगे इनमें क्या होता है। जब ये भारत में आते हैं तो सबसे पहले कुषाण वंश के संस्थापक का नाम देखेंगे। इस वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, उसका नाम है कुजुल कडफिसेस। क्या नाम है? कुजुल कडफिसेस। इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी अगर कोई पूछे तो पुरुषपुर है। पुरुषपुर कहां है दोस्तों? पेशावर प्रेजेंट में नाम है। क्या नाम है इसका? पेशावर। कुजुल कडफिसेस है और इनकी कैपिटल पेशावर है। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया था? तो इनका सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण कार्य था दोस्तों कि इन्होंने सर्वप्रथम भारत में तांबे का सिक्का जारी किया था। कौन सा सिक्का? तांबे का सिक्का जारी किया था। यानी दोस्तों कहने का मतलब इनके पहले भारत में जो भी तांबे का सिक्का था वो मिश्रित रूप में पाया जाता है, लेकिन प्योर कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये सर्वप्रथम कुजुल कडफिसेस के द्वारा किया गया था। और इसकी एक और खासियत है, इसी वंश ने सर्वाधिक तांबे का सिक्का भी जारी किया था। क्या किया था दोस्तों? सर्वाधिक तांबे का सिक्का, यानी सर्वप्रथम सिक्का जारी किया और सर्वाधिक तांबे का सिक्का भी जारी किया। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से है? तो ये 15 से लेकर 65 ईस्वी तक ये शासक है। कब से कब तक है? 15 से लेकर ये 65 ईस्वी तक भारत पर शासन करते हैं। इसके बाद दूसरा जो शासक आता है उसका नाम है भीम कडफिसेस। इसी का एक नाम और मिलता है, कडफिसेस टू, इसी का नाम है। इनका जो कार्यकाल था क्या था वो दोस्तों? 65 से लेकर 78 ईस्वी तक था। अच्छा, इनका क्या खासियत है? इन शासक की क्या खासियत है? इनके द्वारा दोस्तों इन्हें प्रथम वास्तविक संस्थापक बोला गया। क्या बोला गया है? प्रथम वास्तविक संस्थापक। यानी कुषाण वंश का जो फाउंडर थे वो थे कुजुल कडफिसेस, लेकिन फर्स्ट रियल फाउंडर की बात आएगी तो कौन थे? भीम कडफिसेस थे। कौन थे दोस्तों? भीम कडफिसेस कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर थे। अच्छा दोस्तों, इन्होंने क्या काम किया था? इनके द्वारा सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का जारी किया गया था। किसका सिक्का? सोने का सिक्का। अगर कोई पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया है तो इनका नाम आता है भीम कडफिसेस। अगर ये विश्व की बात पूछे तो, अगर विश्व में अगर पूछे तो विश्व में हिंद यवन शासकों ने जारी किया था। किसने जारी किया था? हिंद यवन ने। विश्व में हिंद यवन शासकों ने जारी किया है। जबकि भारत की बात करें तो भारत में किसने सोने का सिक्का जारी किया है? भीम कडफिसेस ने। तो भारत में दोस्तों सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है? भीम कडफिसेस के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, इनके सिक्कों की क्या खासियत थी? इनके जो सिक्के थे, अब देखो दोस्तों, इन्होंने सोने का सिक्का जारी किया और साथ में तांबे का सिक्का रेडीमेड चल रहा है।
ऐसा नहीं कि तांबे का सिक्का बंद हो गया। इनके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की क्या बनी थी दोस्तों? आकृति बनी थी। और इन्होंने एक उपाधि ली, नंबर 1, शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति बनी होती थी और इनके सिक्कों पर, और इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी दोस्तों? महेश्वर या सर्वलोकेश्वर। महेश्वर या सर्वलोकेश्वर, ये इनकी क्या थी? ये इनकी उपाधियां हैं ये दोनों। और इसी उपाधि से जब ये दोनों उपाधि लेते हैं, इसी उपाधि से प्रतीत होता है कि ये शैव धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? ये शैव धर्म को मानते थे। अब यहां तक का क्वेश्चन हमारे मन में क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग अब देखते हैं इनके बाद जो इस वंश के तीसरे शासक हुए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वे हैं कनिष्क। इनका राज्यारोहण दोस्तों 78 से लेकर 102 ईस्वी तक था। अब इनका पहला कॉन्सेप्ट है राज्यारोहण। राज्यारोहण कब हुआ? राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। इस उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया दोस्तों? इस उपलक्ष्य में अपने राज्यारोहण की खुशी में इन्होंने कैलेंडर जारी किया, नाम पड़ा शक संवत। शक संवत कैलेंडर जारी किया, पहला काम इन्होंने किया। और जब शक संवत कैलेंडर जारी किए, जो 26 जनवरी 1957 को भारत सरकार का कैलेंडर बन गया। किसका बन गया दोस्तों? भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर बन गया। पहला काम तो इन्होंने ये किया। अब देखते हैं इन्होंने दूसरा कार्य क्या किया। दूसरा कार्य दोस्तों इन्होंने ये किया कि इनकी राजधानी, पहली राजधानी कहां थी? पहली राजधानी कहां थी इनकी? पेशावर। पहली राजधानी कहां थी दोस्तों? हमने बताया पेशावर। पेशावर का ही नाम क्या मिलता है? पुरुषपुर। क्या मिलता है दोस्तों? पुरुषपुर। तो अब पहली राजधानी के अलावा इन्होंने एक और राजधानी बना लिया, जिसका नाम मिलता है मथुरा। इनकी दूसरी राजधानी क्या बनती है दोस्तों? मथुरा। यानी पहली राजधानी पेशावर बनाए और दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया। और इनके काल में क्या हुआ था? कनिष्क जो था दोस्तों, यह बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म का पोषक था। बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था, आश्रय दिया था। और बौद्ध धर्म को आश्रय देने के कारण ही दोस्तों इसे एक चीज और बोला गया, द्वितीय अशोक की टाइटल भी दी गई। बौद्ध धर्म के आश्रय देने के कारण इसे कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? द्वितीय अशोक की उपाधि दी गई थी। और इसने क्या किया था? इसने, इसके बारे में बोला गया है कि चीनी सेनापति पान चाओ, चीनी सेनापति का नाम क्या है दोस्तों? पान चाओ से पराजित हुआ था। फिलहाल दोस्तों इस सेंटेंस का पूरी तरह से जिक्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि यह चीनी शासक पान चाओ से पराजित हुआ था। अब इसके बारे में चौथी क्या खासियत है? यह शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। क्या जारी किया था दोस्तों?
शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। इसके द्वारा प्योर गोल्डन कॉइन जारी किया गया था, शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया गया था, जो 124 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था? 124 ग्रेन का था। यानी शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया? कुषाणों के द्वारा जारी किया गया, यानी कनिष्क के समय। पहली बार सोने का सिक्का किसने जारी किया दोस्तों? हमने बताया बीम कट फीसेस के द्वारा, फर्स्ट गोल्डन कॉइन। विश्व में पहला सोने का सिक्का अगर पूछा गया, हिंद यवन शासकों के द्वारा। कनिष्क के द्वारा शुद्ध सोने का सिक्का। और सेम इसी तरह सर्वाधिक सोने का सिक्का अगर कोई पूछ ले, सर्वाधिक सोने का सिक्का, तो सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके काल में जारी किया गया था दोस्तों? गुप्तों के समय। गुप्तों के समय। अब यानी शुद्ध भी हो गया, प्योर भी हो गया। प्रथम अगर कहे तो प्रथम विमकट फीसेस हमने लिखाया है, विमकट फीसेस। विश्व में अगर कोई पूछे तो हिंद यवन। अशुद्ध पूछे तो कनिष्क। सर्वाधिक पूछे तो क्या बताएंगे? सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सर्वाधिक सोने का सिक्का शुद्ध गुप्तों के समय जारी किया गया था। और शुद्ध सोने का सिक्का किसके समय जारी किया गया है दोस्तों? कनिष्क के द्वारा जारी किया गया है। इसके सिक्कों की क्या खासियत है? इसके सिक्कों में नंबर 1, चतुर्भुजी। शिव की प्रतिमा है। इसके सिक्कों में चतुर्भुजी शिव की प्रतिमा है, जबकि एक कुषाण शासक है दूसरा। जबकि हुविस्क के सिक्कों पर, किसके सिक्कों पर? हुविस्क के सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है। पहले सिक्के की खासियत क्या है दोस्तों? इनके सिक्कों पर हम नोट कर सकते हैं इसको। इनके सिक्कों पर, ये जो इनके सिक्के थे, चतुर्भुजी शिव की प्रतिमा है। जबकि हुविस्क के सिक्कों पर किसकी प्रतिमा बनी हुई है दोस्तों? हुविस्क के सिक्कों पर विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है। बुध, सूर्य, शिव, चंद्रमा। और इनके साथ दूसरी खासियत क्या है? बुध, सूर्य, चंद्रमा, बुध, सूर्य, चंद्रमा आदि की प्रतिमा शिव की बताया ही है, इनके सिक्कों में मिलती है। इनके सिक्कों में अब दोस्तों हम इनके देखेंगे सिक्के के अलावा और इनके काल में। ये तो सिक्का हो गया। इनके पीरियड में बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे देश में रहते थे, हम उनके बारे में भी देखेंगे। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? विद्वान। कौन कौन विद्वान है? जैसे नंबर 1 वसुमित्र, आशुघोष, नागार्जुन, चरक। इस तरह से इनके दरबार में बहुत महान महान विद्वान रहते थे। आप जैसे इसमें एक है चरक। चरक ने एक पुस्तक लिखी, नाम पड़ा चरक संहिता। ये क्या है? इनकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। चरक संहिता की क्या खासियत है? भारतीय दवाई या मेडिसिन कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? मेडिसिन की
प्राचीन पुस्तक है। ये तो चरक के बारे में पहला तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि चरक संहिता और चरक संहिता की क्या खासियत है, हमने ये डिटेल कर दिया। ठीक है। अच्छा दोस्तों, क्या चरक के अलावा और भारत में विद्वान थे? हाँ थे। जैसे अगर प्रथम वैद्य की बात करें, प्रथम वैद्य या डॉक्टर कौन था? जीवक था। जीवक किसके दरबार में था? जीवक बिंबसार के दरबार में था। बिंबसार किस वंश का है? हर्यक वंश। और जीवक को ही इन्होंने अवंती शासक चंद्र प्रद्योति के दरबार में, चंद्र प्रद्योति के दरबार में भेजा था। ठीक। उसके बाद दूसरा वैद्य कौन बना दोस्तों? सुश्रुत। ये किस काल में था? ये गुप्त वंश में था, गुप्त काल में था। ये शल्य चिकित्सा का जानकार था। किसका था दोस्तों? शल्य चिकित्सा। ये किसका जानकार था? शल्य चिकित्सा का जानकार था। और आधुनिक चिकित्सा इसी से ली गई है। इसी तरह एक वैद्य ये हो गया, दूसरा का वैद्य ये हो गया, तीसरा का ये हो गया, एक वैद्य चौथा कौन सा है? धन्वंतरी। कौन सा दोस्तों? धन्वंतरी। धन्वंतरी किसके दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे दोस्तों। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं के कारण धन्वंतरी के नाम से ही भारत का चिकित्सा पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा पुरस्कार। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में थे। किसमें थे दोस्तों? 9 रत्नों में थे। ठीक। तो अब यहां पर हमने चरक के बारे में देखा। अब इसी तरह से हम लोग अश्वघोष के बारे में वन बाय वन सबके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। कनिष्क के दरबार में जैसा कि हमने चरक के बारे में बताया, चरक के अलावा और कौन विद्वान थे? अश्वघोष जी। अश्वघोष ने क्या किया था? इन्हें भारत का मिल्टन बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा गया। इन्होंने बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद की रचना की। ये दोनों क्या है? पुस्तकें हैं। इस पुस्तक में बुद्ध के चरित्र का वर्णन है, इनकी सौंदर्य का वर्णन बोध कराता है। इसी के साथ सरीपुत्र प्रकरण की रचना किए, जो संस्कृत भाषा का पहला नाटक है। संस्कृत का पहला नाटक कौन है दोस्तों? सरीपुत्र प्रकरण। अब इसी के साथ अश्वघोष की बारे में और क्या है? ये कनिष्क के दरबार में बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों। बौद्ध संगति के ये क्या बने थे? उपाध्यक्ष थे। बौद्ध संगति की ये क्या थे दोस्तों? उपाध्यक्ष थे। अच्छा, और अगला विद्वान कौन है? नागार्जुन। कौन है दोस्तों? नागार्जुन। नागार्जुन की क्या खासियत है? इन्हें भारत का आइंस्टीन बोला गया। क्या बोला गया है? भारत का आइंस्टीन बोला गया है, भारत का मार्टिन लूथर बोला गया है। दोस्तों ध्यान रखना, मार्टिन लूथर ने जिस तरह से पूरे विश्व में ईसाईयत को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था, सेम वही चीज नागार्जुन के द्वारा प्राचीन भारत में हिंदू धर्म और यहाँ के जो आइडियाज थे, जो विचार थे, जो दर्शन थे, सापेक्षतावाद और शून्यवाद के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों। इसी तरह मार्टिन लूथर एक व्यक्ति को और बोला गया है, किसको? जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको दोस्तों आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। किस भारत का? आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर किसे बोला गया है? स्वामी दयानंद
सरस्वती जी को बोला गया है। ठीक है। अब नागार्जुन का दूसरा रोल है दोस्तों कि 7वीं शताब्दी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। 7वीं शताब्दी में ये शून्यवाद का प्रचार करने कहा गए थे, चीन की यात्रा पे गए थे, चीन गए थे, तिब्बत गए थे। किस लिए? शून्यवाद। शून्य का मतलब क्या होता है कि संसार का निर्माण शून्य से हुआ है, जीरो से हुआ है। और इस फिलॉसफी और जीरो के साथ ही यानी जब कोई भी विकास होता है तो जैसे सपोज करिए सबसे पहले व्यक्ति को कहीं पे बैठने की जरूरत महसूस हुई होगी तो स्टूल जैसा कुछ बैठने के लिए बनाया होगा, बैठने के लिए स्टूल जैसा कुछ मिट्टी का बनाया होगा। फिर उसके मन में आया होगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाए, तो लकड़ी का स्टूल बना दिया होगा। फिर उसके मन में आया होगा कि नहीं यार कुछ ऐसा होना चाहिए इस पे टेकने का हो, तो कुर्सी बना दिया होगा। कुर्सी के बाद फिर से उसके मन में आया होगा कुछ ऐसा हो जिसमें लंबे समय बैठा जाए, फ्लेक्सिबल हो, गद्देदार हो। इस तरह से सोफा सेट का निर्माण हो गया। यानी कहने का मतलब जीरो से ही हर चीज का निर्माण होता है और जब हम उसको यूज करते हैं तो डे बाय डे उसमें चीजें इंक्लूड होती चली जाती है। इसके साथ इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की पुस्तक की भी रचना की थी। अब अगले जो विद्वान है वसुमित्र जी है। वसुमित्र के बारे में क्या खासियत है दोस्तों, हम ये जानेंगे। वसुमित्र ये बौद्ध विद्वान है। कौन से विद्वान है? बौद्ध विद्वान है। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के क्या बने हैं दोस्तों? अध्यक्ष बने हैं। अब इनके पीरियड के सभी विद्वानों को भी हमने एनालिसिस कर लिया। अब हम लोग ये फोकस करेंगे कि कनिष्क के पीरियड में और क्या क्या चीजें फेमस हुई हैं। जैसा कि अभी हमने सिक्कों की बात बताया कि कनिष्क के क्वाइंस में गौतम बुद्ध के इमेज बने होते थे, विष्णु की इमेज थे, है ना, सूर्य के इमेज बने होते थे, तो इस तरह से कृष्ण के इमेज बने होते थे। तो अब कनिष्क के पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मूर्ति कला का आरंभ हुआ था भारत में। मूर्ति कला का आरंभ हुआ था। और भारत की पहली मूर्ति भारत की पहली मूर्ति का साक्ष्य दोस्तों, भारत में जो पहली मूर्ति बनाई गई थी, पहली मूर्ति का साक्ष्य गौतम बुद्ध के रूप में मिला। किस रूप में मिला? गौतम बुद्ध के रूप में मिला। वह भी किस शैली में? मथुरा शैली में मिला था। ठीक। हिंदू देवता, हिंदू देवी देवता की मूर्ति कला गुप्त काल की विशेषता है। किसकी विशेषता है दोस्तों? गुप्त काल की विशेषता है। भारत में पहली मूर्ति कला की अगर साक्ष्य पूछा जाएगा तो आपको बताना पहली मूर्ति गौतम बुद्ध की बनाई गई थी, वो भी कनिष्क के पीरियड में बनाई गई थी। और किस शैली में बनाई गई थी? मथुरा शैली में बनाई गई थी। जबकि हिंदू देवी देवता की मूर्ति की बात होगी तो यह गुप्त काल की विशेषता है। किस काल की विशेषता है दोस्तों? गुप्त काल में। अब आपके मन में एक चीज बनता होगा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्ति कला दिखाई देती है। दोस्तों इतिहास कहते किसको हैं? इतिहास से तात्पर्य सिस्टमैटिक एविडेंस ऑफ पास्ट पीरियड, बीते हुए समय का क्रमबद्ध अध्ययन करना इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगरी सभ्यता है,
क्रमबद्ध अध्ययन नहीं है, इसलिए नगरीय सभ्यता है, क्रमबद्ध अध्ययन नहीं है, इसलिए इतिहास नहीं माना जाता, इतिहास नहीं माना जाता। ऐतिहासिक काल जहां से सिस्टमैटिक एविडेंस मिलेगा वहां से माना जाता है दोस्तों। ये सिर्फ ऐतिहासिक एक घटना है, इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सोर्स है, तब हमें बताना है। अदरवाइज अगर मूर्ति कला पूछा जाएगा तो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, वो भी मथुरा शैली में पहली बार बनाई गई थी। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति किस शैली में बनी है दोस्तों, मथुरा शैली में। अब हम इसको हटा देते हैं यहां से। ये मूर्तियां किस में बनी थी, तो गौतम इनके कनिष्क के पीरियड में दो प्रकार की मूर्ति कला है। कनिष्क के समय जो मूर्ति कला भारत में हुई है, कितनी तरह से विकास हुई, दो तरह से। हम दोनों के बारे में डिटेल में चलेंगे। नंबर 1 मथुरा शैली, और नंबर 2 गांधार शैली। कनिष्क के समय में कितनी शैली का विकास हुआ, दो प्रकार की, मथुरा शैली और गांधार शैली। जो मथुरा शैली थी यह भारतीय शैली है। भारतीय शैली का मतलब हमारे देश में जो साधु संत की जो मूर्तियां बनाई जाएंगी, जैसे गाल पसका हुआ, हड्डी जब तक न दिखे हम मानेंगे सन्यासी नहीं है, पर हड्डी पूरा एकदम मतलब पुतला जैसा दिखे, हमारी मेंटलिटी इंडियन मेंटलिटी है, हम सन्यासी उसी को मानते हैं जो पतला दुबला गाल पसका हुआ इस तरह का इमेज मिले। तो मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की मूर्तियां कुछ इस तरह से मिली थी। जबकि गांधार शैली में इसमें क्या होता है, हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शैली का मिश्रण है। इसमें गौतम बुद्ध को कैसा बनाया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा, सुंदर मुखमंडल, इसमें सुंदर मुखमंडल होगा, यानी कोई भी फिसल जाए। इनका कैसा बनेगा, ग्रीक भगवान अपोलो के समतुल्य बनाया जाएगा, अपोलो के समान बनेगी। ठीक है दोस्तों। इनकी क्या दूसरी खासियत है, प्रथम मूर्ति बनी थी, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी थी, मथुरा शैली में। और इसकी क्या विशेषता है, इसमें गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनी थी। इस शैली में गौतम बुद्ध की कैसी बनी थी दोस्तों, सर्वाधिक मूर्ति बनी थी। सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बनी थी बोलो, तो आप कहोगे गांधार शैली में। तीसरी इसकी क्या खासियत है दोस्तों, इसकी जो मूर्तियां है लाल बलुआ पत्थर से बनी थी। इनकी जो मूर्तियां हैं 1 2 3, इनका काले स्लेटी पत्थर से बनी। इनकी मूर्तियां कैसी बनी है दोस्तों, काले स्लेटी पत्थर से इनकी मूर्तियां निर्मित हुई है। ठीक है दोस्तों, कनिष्क के पीरियड में बस इतना ही। अब कनिष्क के आगे के शासकों के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि और कौन से शासक हैं। कनिष्क के बाद के जो शासक हैं दोस्तों, बहुत काम की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें से हुविस्क का कुछ इंपॉर्टेंस रोल दिखाई पड़ता है, हम उसी के बारे में एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे।
हुविस की खासियत है कि इन्होंने शिव, स्कंद, विष्णु, प्रतीक निर्मित सिक्के जारी किए थे। यानी हुविस के जो सिक्के हैं उसमें शिव की मूर्ति, स्कंद की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति मिलती है, जबकि आगे चल के वासुदेव प्रथम एक और शासक हुआ है, वासुदेव प्रथम, इनके सिक्कों में शिव, नंदी, त्रिशूल की प्रतिमा बनती है। इस तरह से दोस्तों कुषाण वंश में बस इतना ही, अगर पूरा जितनी भी आज तक चाहे सिविल में हो, एसएससी में, किसी एग्जाम के सारे क्वेश्चनों का निष्कर्ष हमने पेश कर दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी जानना भूलें, जिससे कि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।